हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ने वाले हैं वो मध्य प्रदेश प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश में आद्य ऐतिहासिक के बारे में पढ़ेंगे। इस इतिहास के लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। और इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का हमें क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल में दो सभ्यताएं हमको देखने को मिलती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, मध्य प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिलते। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिलते। और अगर हम वैदिक सभ्यता को देखते हैं तो मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल में निषाद जाति के लोग क्या करते हैं, वास करते हैं। मध्य प्रदेश में उत्तर वैदिक काल में निषाद जाति के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और वैदिक काल में इस दौरान इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचुकुंद ने मंधाता नगर की क्या करी थी, स्थापना की थी। तो वैदिक काल में ही अगर हम, क्योंकि वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं और वैदिक सभ्यता किसका उदाहरण है, आद्य ऐतिहासिक काल का। और वैदिक काल में अगर हम देखें तो इक्ष्वाकु वंश के शासक मुचुकुंद ने मंधाता नगर, जो कि कहाँ पर है, ओमकारेश्वर में क्या किया था, स्थापना की थी। वैदिक काल में हैहय वंश के शासक महिष्मति ने महिष्मति की स्थापना की थी। तो वैदिक काल में हैहय या यादव वंश के शासक महिष्मत ने महिष्मति महेश्वर की क्या करी थी, स्थापना की थी। वैदिक काल में नर्मदा का नाम रेवा, चंबल का नाम चर्मावती और कीन का नाम शुक्तिमती मिलता है। तो वैदिक काल में हम नर्मदा का नाम क्या मिलता था, रेवा, चंबल का नाम चर्मावती और कीन का नाम जो था वो शुक्तिमती मिलता था। सतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को रेवा कहा गया है। हैहय वंश राजा अवंती के नाम पर अवंती नाम पड़ा। तो हैहय वंश के राजा थे जिनका नाम अवंती था और उन्हीं के नाम पर अवंती जो है, वर्तमान में उज्जैन जो नाम है, उज्जैन का क्या नाम रखा गया था, अवंती नाम रखा गया था। किनके नाम पर, हैहय वंशी राजा अवंती के नाम पर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर और उनके वर्तमान नाम। तो वत्स, वत्स किसे कहा जाता था, ग्वालियर को। इसके बाद अगर हम अनंतपुर किसको कहा जाता था, शिवपुरी को। अनंतपुर किसको कहा जाता था, शिवपुरी को। तुंडीकर किसको कहा जाता था, दमोह को। त्रिपुरी जबलपुर को। नीलकंठी छिंदवाड़ा को। भेलसा या दशार्ण किसको कहा जाता था, विदिशा को। अनूप किसको कहा जाता था, निमाड़ क्षेत्र को। अवंती उज्जैन को। दशपुर मंदसौर को। तो इस तरीके से हमने देखा। स्वभोग नगर किसे कहा जाता था, एरन को कहा जाता था, जो कि कहाँ पर है, सागर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के प्राचीन नगर व उनके वर्तमान नाम के बारे में हमने देखा। इसके बाद मध्य प्रदेश में पौराणिक काल को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। मध्य प्रदेश में पौराणिक काल को अगर हम देखें तो एक रामायण काल है और दूसरा कौन सा काल है, महाभारत काल है। तो सबसे पहले हम रामायण काल के बारे में पढ़ते हैं। सीताहरण के साक्ष्य दंडकारण्य जंगल से मिलते हैं। सीताहरण के साक्ष्य हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, दंडकारण्य जंगल से मिलते हैं। तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम स्थित है जहाँ लवकुश का जन्म हुआ है। तो तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि आश्रम स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, तमसा नदी के किनारे, जहाँ पर क्या है, वाल्मीकि आश्रम है जहाँ लवकुश का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। शबरी कोल जनजाति की महिला थी जिन्होंने विंध्य क्षेत्र में भगवान राम को बैर खिलाए थे। चित्रकूट में राम और भरत मिलाप स्थल पर भरत मिलाप मंदिर स्थित है। तो भरत मिलाप मंदिर कहाँ पर स्थित है, चित्रकूट में। राम और भरत मिलाप स्थल पर ही भरत मिलाप मंदिर स्थित है। चित्रकूट में हनुमान धारा, सीताकुंड और रामघाट स्थित है। चित्रकूट में हनुमान धारा, सीताकुंड और रामघाट क्या है, स्थित है। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ अमरकंटक से चित्रकूट तक बनाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ, कौन सा पथ, राम वन गमन पथ अमरकंटक से चित्रकूट तक क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में रावण की पूजा 3 जगह होती है। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में रावण की पूजा 3 जगह होती है। भातखेड़ी जो कि कहाँ है, राजगढ़ में, भातखेड़ी। इसके बाद रावण रूंदी गांव जो कि कहाँ पर है, मंदसौर में। और रावण गांव जो कि कहाँ पर है, विदिशा में है। तो कहाँ कहाँ रावण की पूजा होती है, राजगढ़, मंदसौर और विदिशा में। कहाँ, राजगढ़, मंदसौर और विदिशा में। इसके बाद हम बात करते हैं महाभारत काल में। तो महाभारत काल को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के दशार्ण, दशार्ण किसको कहा गया है, विदिशा को। कारुष बघेलखंड, वत्स ग्वालियर और चेदी छतरपुर के शासकों ने महाभारत युद्ध में किसका साथ दिया था, पांडवों का साथ दिया था। तो मध्य प्रदेश के दशार्ण, कारुष, वत्स एवं चेदी के शासकों ने महाभारत युद्ध में पांडवों का क्या किया था, साथ दिया था। महिष्मति, अवंती, विदर्भ राज्य एवं निषाद जाति ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। तो महिष्मति के जो राजा थे, अवंती, विदर्भ राज्य और निषाद जाति ने कौरवों की ओर से क्या किया था, युद्ध में भाग लिया था। तो अगर पांडवों की ओर से किसने भाग लिया था, तो दशार्ण, कारुष, वत्स और चेदी ने। और अगर हम बात करें
कौरवों की साइड से तो महिष्मती, अवंती, विदर्भ राज्य और निषाद जाति ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। मध्य प्रदेश में शहडोल का सोहागपुर मध्य भारत काल में विराट नगरी के नाम से जाना जाता था, जहां पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था। तो मध्य प्रदेश का शहडोल का सोहागपुर जो है वो मध्य भारत काल में किस नाम से जाना जाता था? विराट नगरी के नाम से जाना जाता था, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था। और अगर हम यहाँ बात करते हैं मालव संवत के बारे में, तो मालव संवत को और किस नाम से जाना जाता है? कृत संवत, विक्रम संवत और सतयुग संवत के नाम से जाना जाता है। राजा विक्रमादित्य द्वारा शकों पर मालवा क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था। तो ये जो मालव संवत है, ये राजा विक्रमादित्य द्वारा जब वो शकों पर मालवा क्षेत्र में विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब उन्होंने मालव संवत को चलाया था। और इसका प्रथम उल्लेख ओखा मंडल के शासक जयक देव के शिलालेख से में हुआ है। तो इसका प्रथम जो मालव संवत का प्रथम उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? ओखा मंडल, गुजरात के शासक जयक देव के शिलालेख में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें तो पांडवों के वनवास संबंधित मध्य प्रदेश में स्थल, तो पांडवों के वनवास संबंधित मध्य प्रदेश में स्थल देखें तो भीमबेटका रायसेन में है, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? पन्ना में, पांडव गुफा पंचमढ़ी में है, कुतवार या कुंतलपुर मुरैना में और विराट नगरी शहडोल में। तो यहाँ पे पांडवों के वनवास संबंधित मध्य प्रदेश के अगर हम स्थल की बात करते हैं तो भीमबेटका रायसेन, पांडव जलप्रपात पन्ना, पांडव गुफा पंचमढ़ी, कुतवार मुरैना और विराट नगरी कहाँ पर? शहडोल में। तो पांडवों के वनवास से संबंधित मध्य प्रदेश के क्या है? स्थल है। तो हमने 5 स्थल देखे, भीमबेटका, पांडव जलप्रपात जो कि कहाँ पर है? पन्ना में, पांडव गुफा कहाँ पर है? पंचमढ़ी में, कुतवार कुंतलपुर मुरैना में और विराट नगरी कहाँ पर है? शहडोल में है। इसके बाद समाचार पन्नों में देखें तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय के तौर पर रामायण और महाभारत को शामिल करने का क्या किया है? निर्णय लिया है। तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय के तौर पर रामायण और महाभारत को शामिल करने का क्या किया है? निर्णय लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में महाजनपद काल के बारे में। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में महाजनपद काल के बारे में। तो मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद काल हैं। एक है 2 महाजनपद थे, अवंती महाजनपद और कौन सा? चेदी महाजनपद। अवंती महाजनपद जो है ये 2 भागों में बटा था। एक को कहा जाता था उत्तरी अवंती और दूसरे को क्या कहा जाता था? दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या हुआ करती थी? महिष्मती हुआ करती थी। वहीं पर चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तमती थी और ये जो चेदी महाजनपद था ये यमुना और विंध्य पर्वत के बीच में क्या था? स्थित था। 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें क्या मिलती है जानकारी? 16 महाजनपदों की जानकारी। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो हमें जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के उल्लेख के बारे में। 16 में से 2 महाजनपदों की राजधानी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 16 में से 2 महाजनपदों की जो राजधानी है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन सी जनपद के बारे में, कौन से महाजनपद के बारे में? अवंती महाजनपद के बारे में। अवंती महाजनपद चंबल और नर्मदा नदी के मध्य स्थित था। जो अवंती महाजनपद था वो किसके मध्य स्थित था? चंबल और नर्मदा नदी के मध्य स्थित था। अवंती महाजनपद 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती के राजा चंड प्रद्योत बुद्ध के क्या थे? समकालीन थे। तो अवंती के राजा जो चंड प्रद्योत थे ये कौन थे? बुद्ध के समकालीन थे। चंड प्रद्योत के पश्चात पालक, विशाख युद्ध, अजक और नंदिवर्धन शासक हुए। तो चंड प्रद्योत के बाद चंड प्रद्योत के बाद पालक, विशाख युद्ध, अजक और नंदिवर्धन क्या हुए थे? शासक हुए थे। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? अवंती महाजनपद के बारे में बात कर रहे हैं। नंदिवर्धन प्रद्योत वंश का क्या था? अंतिम शासक था। तो जो नंदिवर्धन थे ये क्या थे? ये प्रद्योत वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे। और चंड प्रद्योत के पश्चात कौन शासक बना? तो पालक, विशाख युद्ध, अजक और नंदिवर्धन शासक हुए। नंदिवर्धन प्रद्योत वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे। स्कंद पुराण में अवंती को प्रसिद्ध वाणिज्यिक, विज्ञान और साहित्य का केंद्र माना गया है। तो स्कंद पुराण में हमें ध्यान रखना है, कौन से पुराण में? स्कंद पुराण में अवंती को प्रसिद्ध वाणिज्यिक, विज्ञान और साहित्य का क्या माना गया है? केंद्र माना गया है। अवंती के अंतर्गत प्रमुख जनपद अगर हम देखें तो अवंती के अंतर्गत प्रमुख जनपद कौन से थे? वत्स और अनूप जनपद। अवंती के अंतर्गत जो प्रमुख जनपद आते थे, वत्स वर्तमान का ग्वालियर क्षेत्र और अनूप वर्तमान का निमाड़ क्षेत्र। तो अवंती के अंतर्गत प्रमुख जो जनपद आने वाले थे उनका क्या नाम था? वत्स और अनूप। और इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो मध्य प्रदेश से संबंधित महाजनपद अगर हम देखें
तो ये क्षेत्र आप देख सकते हैं। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी क्या थी, महिष्मती थी। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, शुक्तमती थी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कौन सी नदी, बेतवा नदी दिख रही है, ये बहती हुई। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सी नदी, नेत्रवती नदी बहती हुई दिख रही है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला फैक्ट, हम बात करते हैं चेदी महाजनपद के बारे में। चेदी महाजनपद यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य फैला हुआ था। तो चेदी महाजनपद यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य फैला हुआ था। अवंती और चेदी महाजनपद के बीच वेत्रवती नदी, या जिसे हम वेतवा नदी भी कहते हैं, वेतवा नदी सीमा बनाती थी। तो चेदी महाजनपद जो है वो कौन सी नदी, यमुना नदी और विंध्याचल पर्वत के मध्य में फैला हुआ था। अवंती और चेदी महाजनपद के बीच कौन सी नदी, वेतवा नदी, जिसे हम वेत्रवती, जिसका प्राचीन नाम वेत्रवती था, वेत्रवती जो नदी थी वो क्या बनाती थी, अवंती और चेदी महाजनपद के बीच सीमा बनाती थी। वर्तमान का बुंदेलखंड क्षेत्र चेदी महाजनपद के अंतर्गत क्या था, शामिल था। तो जो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है वर्तमान में, जिसे हम बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं, ये चेदी महाजनपद के अंतर्गत क्या हुआ करता था, शामिल हुआ करता था। केन नदी के किनारे चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, शुक्तिमती थी। तो जो शुक्तिमती थी वो कौन से नदी के किनारे स्थित थी, केन नदी के किनारे शुक्तिमती जो चेदी महाजनपद की राजधानी थी वो स्थित थी। इसके बाद हम बात करते हैं चेदी के अंतर्गत प्रमुख जनपद कौन कौन से आते थे। तो दशाण, तुंडिकर और एरण। दशाण वर्तमान का विदिशा क्षेत्र कहा जाता है, तुंडिकर वर्तमान का दमोह क्षेत्र, और एरण जो है वो किसे कहा जाता है, सागर को कहा जाता है। और हमने पढ़ा था कि अवंती महाजनपद के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख जनपद आते हैं। तो वत्स जनपद आता था, अनूप जनपद आता था, और जो नलपुर जनपद और अनूप जनपद, ये जो 4 जनपद थे वो किसके अंतर्गत आते थे, ये जो आते थे वो ये अवंती महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो अवंती के अंतर्गत प्रमुख जनपद कौन थे, वत्स, अनूप, नलपुर और अनूप। और वहीं पर अगर हम चेदी के अंतर्गत प्रमुख जनपद की बात कर रहे हैं तो कौन से हैं, दशाण, तुंडिकर और एरण। अब हम चेदी महाजनपद के बारे में विशेष तथ्य अगर देखें तो शिशुपाल महाभारत काल में चंदेरी चेदी का क्या था, राजा था। तो शिशुपाल जो थे वो महाभारत काल में चेदी के क्या थे, राजा थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में राजा शिशुपाल द्वारा चंदेरी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। उन्हें चेदी नरेश के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी राजधानी बूढ़ी चंदेरी थी। क्या हुआ करती थी, बूढ़ी चंदेरी हुआ करती थी। बाद में हम बात करते हैं वैदिक घड़ी के बारे में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 अप्रैल 2022 को लगाई गई। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो है वो कहाँ लगाई गई है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 अप्रैल 2022 को लगाई गई। वैदिक घड़ी में आप समय के साथ ही लग्न, ग्रहण, मुहूर्त और पर्व की जानकारी भी क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 अप्रैल 2022 को लगाई गई। वैदिक घड़ी में आप समय के साथ लग्न, ग्रहण, मुहूर्त और पर्व की जानकारी हासिल कर सकते हैं। वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रीन विच पद्धति के 24 घंटों को 30 मुहूर्त में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रीनविच पद्धति के 24 घंटों को 30 मुहूर्त में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। वैदिक घड़ी में मौजूदा हमने पढ़ा कि क्या, ग्रीनविच पद्धति की समय गणना यानी घंटे, मिनट, सेकंड वाली घड़ी भी रहेगी। तो अगर हम देखें वैदिक घड़ी में मौजूदा ग्रीनविच पद्धति की समय गणना यानी घंटे, मिनट, सेकंड वाली घड़ी भी रहेगी। हर घंटी या हर मुहूर्त को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे 12 बजे को आदित्य नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, 12 बजने को आदित्य नाम दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम ये घड़ी देखते हैं जो वैदिक घड़ी है, जो कि कहाँ लगाई गई है, उज्जैन में, तो 12 बजने को क्या कहा गया है, आदित्य, 1 बजने को ब्रह्मा, फिर उसके बाद अश्विन, 2 बजने को, फिर इसके बाद त्रिगुणः, चतुर्वेदः, पंच प्राणः, षडसा। तो अगर हम बात कर रहे हैं 1 को ब्रह्मा, फिर इसके बाद 2 को अश्विन, और फिर उसके बाद हम आराम से टैकल कर लेंगे क्योंकि नंबर्स दिए गए हैं, त्रिगुणा, चतुर्वेदा, पंच प्राण, षडसा, सप्तर्ष, अष्ट सिद्ध्य, नव द्रव्यणी, और क्या है, दृश्य दिशा है, रुद्रा है। तो 11 बजने को रुद्रा कहते हैं, 12 बजने को आदित्य, 1 बजने को ब्रह्मा, और 2 बजने को क्या कहा जाता है, अश्विन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल का जो समय था, शासन काल था, वो 322 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक था। और मध्य प्रदेश में मौर्य काल में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो पृष्ठभूमि, उसके बाद मौर्यकालीन अभिलेख, और फिर मौर्यकालीन स्तूप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को देखते हैं। चांदी व तांबे से निर्मित मौर्यकालीन सिक्के विदिशा, त्रिपुरी, उज्जैन, एरन, सतना से प्राप्त हुए हैं। तो चांदी और तांबे से निर्मित मौर्यकालीन, चांदी और तांबे से बने हुए मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मौर्यकालीन सिक्के जो हैं वो विदिशा, त्रिपुरी, उज्जैन और एरन और सतना से प्राप्त हुए हैं।
तो मौर्यकालीन सिक्के विदिशा, त्रिपुरी, उज्जैन, एरन और सतना से प्राप्त हुए हैं। बिंदुसार के समय अशोक को अवंती का क्या बनाया गया? राज्यपाल बनाया गया। अशोक अवंती का राज्यपाल 11 वर्षों तक रहा। अशोक का विवाह विदिशा नगर सेठ की पुत्री महादेवी से हुआ। तो अशोक का विवाह किससे हुआ था? विदिशा नगर सेठ की पुत्री महादेवी से हुआ। अशोक ने उज्जैनी को अवंती की राजधानी बनाया था। तो अशोक ने उज्जैनी को क्या बनाया था? उज्जैनी को अवंती की क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिन्हें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया था? श्रीलंका भेजा था। और अशोक ने महादेवी के कहने पर सांची स्तूप और वैश्य टेकरी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। महादेवी के कहने पर अशोक ने क्या करा था? सांची स्तूप और वैश्य टेकरी का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन अभिलेखों के बारे में। मौर्यकालीन अभिलेख में हम जो सबसे पहले नाम पढ़ेंगे वो कौन सा है? रूपनाथ अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? रूपनाथ अभिलेख है। वर्तमान में कटनी जिले में कटनी जिले की बहोरी बंद तहसील में स्थित है। तो रूपनाथ अभिलेख जो है ये वर्तमान में कटनी जिले की बहोरी बंद तहसील में स्थित है। इसके बाद गुर्जरा अभिलेख दतिया जिले में स्थित है। अशोक के नाम का उल्लेख गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। तो अशोक के नाम का जो उल्लेख है वो हमें कौन से अभिलेख में मिलता है? गुर्जरा अभिलेख में। सांची अभिलेख रायसेन जिले में स्थित है। कचरावाद अभिलेख खरगोन जिले में स्थित है। और कारी तलाई अभिलेख जो है ये कहाँ पर स्थित है? कटनी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कटनी जिले में स्थित है। तो मौर्यकालीन अभिलेखों में हमने रूपनाथ अभिलेख पढ़ा जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के कटनी जिले में। गुर्जरा अभिलेख दतिया में है। सांची अभिलेख रायसेन में, कचराबाद खरगोन में, और कारी तलाई अभिलेख जो है वो कहाँ पर है? कटनी में। तो हमें ध्यान रखना है कि ये सभी जो है ये कौन से अभिलेख है? मौर्यकालीन अभिलेख है, जो कि कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद समाचार पन्नों से हम देखें तो हाल ही में सांची को मध्य प्रदेश की सोलर सिटी, मध्य प्रदेश में मतलब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की सांची को क्या किया गया है? सोलर सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया है। साथ ही सांची में मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय बनाया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, सांची को सोलर सिटी और ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया है और पहला सांची में मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय बनाया गया है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन स्तूप के बारे में। तो सबसे पहले जिस स्तूप को हम पढ़ेंगे वो कौन सा स्तूप है? सांची स्तूप, जो कि कहाँ पर स्थित है? रायसेन में स्थित है। जो सांची स्तूप है ये कहाँ पर है? स्थान कहाँ पे है? रायसेन जिले में है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अशोक के द्वारा। स्तूप में जो तोरण निर्माण है, जो सांची स्तूप बनाया गया, और सांची स्तूप में जो तोरण का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता जनरल टेलर है। इन्होंने 1818 में सांची स्तूप की क्या की थी? खोज की थी। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है सांची स्तूप को। कब किया गया? 1989 में। विशेष है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची स्तूप है। स्तूप में मोगदलायन और सारीपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं। स्तूप में अस्थि रखने का स्थान हर्मिका कहलाता है। तो स्तूप में जहाँ पे अस्थि रखी जाती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहा जाता है हर्मिका। तो स्तूप में मोगदलायन और सारीपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं और स्तूप में अस्थि रखने का स्थान क्या कहलाता है? हर्मिका कहलाता है। तो ये हमने बातें किसके बारे में पढ़ी? सांची स्तूप के बारे में। हम दूसरा स्तूप देखते हैं जो हमारा कौन सा स्तूप है? भरहुत स्तूप है। भरहुत स्तूप की अगर हम बात करें तो भरहुत स्तूप जो है ये कहाँ पर स्थित है? सतना जिले में स्थित है। और इसकी खोज जो है 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी? 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भरहुत का स्तूप कहाँ स्थित है? तो भरहुत का स्तूप जो है वो सतना में स्थित है। इसके बाद तीसरा स्तूप हम पढ़ते हैं तुमैन का स्तूप। तुमैन का स्तूप अशोकनगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में स्थित है। वैश्य टेकरी, तो वैश्य टेकरी का जो निर्माण है वो उज्जैन में अशोक ने अपनी पत्नी श्रीदेवी के कहने पर करवाया था। तो वैश्य टेकरी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वैश्य टेकरी का निर्माण उज्जैन में अशोक ने अपनी पत्नी श्रीदेवी के कहने पर करवाया था। देउर कुठार स्तूप रीवा में स्थित है। सतधारा, सोनारी और अंधेर का स्तूप जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। तो ये हमने क्या पढ़ा? जो भी स्तूप हैं उनके बारे में पढ़ा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो देर कोठार रीवा में है। सतधारा, सोनारी और अंधेर का स्तूप कहाँ पे है? रायसेन जिले में स्थित है। अब अगर हम स्तूप की संरचना देखते हैं तो अगर हम ये ऊपर वाला भाग देखते हैं, कौन सा भाग देखते हैं? ऊपर वाला भाग, तो इसे क्या कहा जाता है? छत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्र कहा जाता है। उसके बाद इस यहाँ पे जो हम देख रहे हैं हड्डी अवशेष स्थल को, यहाँ पे क्या रखी जाती हैं? अस्थियाँ। तो इसको क्या कहा जाता है? हर्मिका कहा जाता है। और ये जो अंड आकार का हमको ये गुंबद सा दिख रहा है, अर्धचंद्राकार का ये गुंबद जैसा दिख रहा है, इसको अंड कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ये इसे क्या कहा जाता है? ये जो तोरण के अंदर बना हुआ है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे
बोला जाता है मेधी, या इसी को क्या कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। और यहाँ पे अगर हम ये देख रहे हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, वेदिका कहा जाता है, और यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है। तो इस तरीके से हमने सांची स्तूप के बारे में देखा। अभी हम सांची मौर्यकालीन स्तूप के बारे में देखते हैं। मौर्यकालीन स्तूप कहाँ कहाँ पे हैं, तो तुमैन स्तूप कहाँ पे है, अशोकनगर में है। भरहुत स्तूप सत्ता में है। देऊर कोठार कहाँ है, रीवा जिले में है। सांची स्तूप, सतधारा स्तूप, सोनारी स्तूप और अंधेर स्तूप ये सब कहाँ पे हैं, तो ये रायसेन जिले में स्थित है। और वैश्य टेकरी जो स्तूप है ये कहाँ पर है, उज्जैन में स्थित है। तो इस तरीके से हमने देखा स्तूप के बारे में। और किसके बारे में देखा, स्तूप की संरचना के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में, जो कि जी अगर हम शासनकाल देखें तो 250 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था। अगर हम देखें ब्राह्मण साम्राज्य को, तो ब्राह्मण साम्राज्य में 2 मुख्य वंश को हम पढ़ते हैं, शुंग वंश और सातवाहन वंश। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में हम शुंग वंश के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें शुंग वंश के बारे में, तो संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। और जो शुंगों की राजधानी थी ये कहाँ हुआ करती थी, विदिशा में। और विदिशा का प्राचीन नाम क्या था, भेलसा नगर था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का शासक बनाकर भेजा था। तो पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में विदिशा का शासक किसे बनाया था, पुत्र अग्निमित्र को बनाया था। शुंग वंश की जानकारी कालिदास की पहली रचना मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। तो हमें शुंग वंश की जानकारी जो है वो कालिदास की पहली रचना मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। और मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। शुंग वंशकालीन मध्य प्रदेश के प्रमुख नगर जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो शुंग वंशकालीन देखें तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख नगर हैं वो सांची है, उज्जैन है और क्या है, सतना है। तो शुंग वंश की अगर हम बात करें तो प्रमुख नगर जो हैं वो कौन से हैं, सांची, उज्जैन और सतना। शुंग वंश अगर हम बात करें तो शुंग वंश के प्रमुख शासक पुष्यमित्र शुंग के अलावा अग्निमित्र, वसुमित्र, भागमित्र व देवभूति थे। तो अगर हम बात करें पुष्यमित्र शुंग के अलावा जो शुंग वंश के शासक रहे हैं वो कौन रहे हैं, अग्निमित्र उनके पुत्र थे। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र, वसुमित्र के बाद भागमित्र या उन्हीं को भाग कहा जाता है। और अंतिम जो शुंग वंश के शासक थे वो कौन थे, देवभूति थे। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी दधिअज्ज की उपाधि धारण की थी। तो दधिअज्ज की उपाधि किसने धारण की थी, पुष्यमित्र शुंग ने धारण की थी। राजा भाग या भागमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। तो राजा भाग या भागमित्र के समय ही कौन आया था, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था, जिसे भागवत धर्म के साक्ष्य मिलते हैं। जिससे कौन से, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के हमको क्या देखने को मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। और देवभूति जो था इस वंश का क्या था, अंतिम शासक था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने किसके बारे में पढ़े, मध्य प्रदेश में शुंग वंश के बारे में पढ़े। मोस्टली हम हिस्ट्री में ये टॉपिक्स पढ़ते ही रहते हैं, तो ये चीजें हमें आती हैं। बस हमें एक बार इन्हें बस थोड़ा सा रिवाइज करना है और ध्यान रखना है हमें शुंग वंश से रिलेटेड कि क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख नगर जो शुंग वंश से संबंधित है वो सांची, उज्जैन और क्या है, सतना है। राजा भागमित्र के समय यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था और जिससे हमें भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा जो था वो कौन था, देवभूति था। इसके बाद यहाँ एक फैक्ट दिया गया है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का विनाशक या संरक्षक था। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि कुछ इतिहासकारों ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विनाशक कहा है क्योंकि इसने 1000 बौद्ध भिक्षुकों की हत्या करके सरयू नदी में फिकवा दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसे संरक्षक कहा है क्योंकि इसने सांची स्तूप और भरहुत स्तूप में तोरण द्वार का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश के बारे में। संस्थापक कौन था, सिमुक। मध्य प्रदेश में इनके सिक्कों के साक्ष्य त्रिपुरी, देवास, उज्जैन और विदिशा से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर हम सातवाहन वंश की बात करते हैं तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक था। और मध्य प्रदेश में इनके सिक्कों के साक्ष्य, सातवाहन वंश के सिक्कों के साक्ष्य हमको कहाँ से देखने को मिले हैं, तो त्रिपुरी, देवास, उज्जैन और विदिशा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, त्रिपुरी, देवास, उज्जैन और विदिशा से हमें मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश के सिक्के मिले हैं। प्रमुख शासक कौन था, तो सिमुक थे। सिमुक के बाद सातकर्णी पुत्र, पुलवामी पुत्र, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। अधिकतम शासकों का नाम इनकी माँ के नाम पर मिलता है। तो हमें प्रमुख शासक में कौन देखा, सिमुक देखा, सातकर्णी पुत्र, पुलवामी पुत्र, गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र, इस तरह के नाम देखने को मिलते हैं। सातवाहन वंश के प्रमुख कार्य क्या थे, ब्राह्मणों को इन्होंने भूदान देना प्रारंभ किया। तो ब्राह्मणों को भूदान देना प्रारंभ किसने किया था, तो ये सातवाहन वंश के लोगों ने किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सीकसे के सिक्के चलवाए थे। तो ध्यान रखना है हमें कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे
इन्होंने सीसे के क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे। तो सीसे के सिक्के किसने चलाए थे, तो सीसे के सिक्के जो हैं ये गौतमीपुत्र सातकर्णी जी ने चलाए थे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य कौन करता है, तो ये कौन करता है, सातवाहन वंश। अजंता और एलोरा के गुफाओं के समूह में कुछ गुफाओं का निर्माण कराया था। तो अजंता और एलोरा गुफाओं के समूह में कुछ गुफाओं का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा, सातवाहन वंश के द्वारा। तो हमने ये पूरे फैक्ट्स जो थे, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे, वो सातवाहन वंश से रिलेटेड देखे। अब हम मध्य प्रदेश के अन्य प्राचीन वंशों को देखते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य प्राचीन वंशों को अगर हम देखें तो हम कौन कौन से वंश पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नागवंश के बारे में। नागवंश के बाद अगर हम देखें तो वकाटक वंश, वकाटक वंश के बाद परिव्राजक और उच्चकल्प वंश, मेघ वंश, मैकल पांडव वंश, शैल वंश, कारदामक वंश और औलिकर वंश। इन वंशों को हम पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं बुक में, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के अन्य प्राचीन वंश में हम सबसे पहले जिस वंश को पढ़ेंगे वो कौन सा वंश है, औलिकर वंश है। कौन सा वंश है, औलिकर वंश। तो अगर हम औलिकर वंश की बात करते हैं तो औलिकर वंश मध्य प्रदेश के वर्तमान मंदसौर क्षेत्र से संबंधित था। कौन से क्षेत्र से संबंधित था, मंदसौर क्षेत्र से संबंधित था। औलिकर वंश की राजधानी जो थी वो कौन सी थी, दशपुर थी। तो औलिकर वंश का संबंध मंदसौर जिले से, औलिकर वंश की राजधानी दशपुर थी। औलिकर वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, यशोवर्मन था। तो ध्यान रखना है हमें कि औलिकर वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, यशोवर्मन था। मालवा नाम देने का श्रेय औलिकर शासकों को दिया जाता है। तो मालवा नाम जो पड़ा है ये कौन, किसने दिया है, तो ये मालवा नाम देने का श्रेय औलिकर शासकों को दिया जाता है। औलिकर वंश के प्रमुख शासक में कौन कौन आते हैं, नरवर्मा, सिंहवर्मन, बुद्धवर्मन आदि। तो औलिकर वंश के प्रमुख शासक में कौन आते हैं, नरवर्मा, सिंहवर्मन, बुद्धवर्मन और आदि आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले वंश के बारे में। अगला वंश कौन सा हम देखेंगे, मेघ वंश देखेंगे। कौन सा वंश देखेंगे, मेघ वंश के बारे में देखेंगे। और देखते हैं मेघ वंश के बारे में क्या फैक्ट दिए गए हैं। तो पुराणों में इसे क्या कहा जाता था, मेघ या मग वंश को पुराणों में मेघ वंश कहते थे। पहले इस वंश का शासन बघेलखंड में था, फिर कौसाम्बी तक क्या हो गया था, विस्तृत हो गया था। कौसाम्बी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। मध्य वंश के सिक्के तथा अभिलेख हमें बांधवगढ़ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से हमें इनके सिक्के और अभिलेख मिले हैं, तो इनके सिक्के हमें और अभिलेख जो है मेघ या मग वंश के हमें बांधवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मग वंश की प्रारंभिक राजधानी बांधवगढ़ हुआ करती थी। बघेलखंड का मध्य वंश भीमसेन, भद्रमध्य, शिवमध्य प्रमुख शासक थे। तो बघेलखंड की अगर हम बात करें मध्य वंश में कौन प्रमुख शासक थे, तो भीमसेन, भद्रमध्य, शिवमध्य, ये जो थे ये क्या थे, प्रमुख शासक थे। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, मेघवंश के बारे में पढ़ा कि इनका संबंध कहाँ से था, बघेलखंड से। बाद में इन्होंने अपने शासन या अपने कार्यभार को कौसाम्बी तक विस्तृत कर लिया। इनके सिक्के हमें बांधवगढ़ से प्राप्त हुए हैं। प्रारंभ में इनकी राजधानी बांधवगढ़ हुआ करती थी। और अगर हम इनके शासकों में बात करें तो भीमसेन, भद्रमध्य, शिवमग, ये जो प्रमुख शासक थे ये किससे संबंधित थे, तो मेघ या मगध वंश से क्या थे, संबंधित थे। इसके बाद हम बात करते हैं मैकल पांडव वंश के बारे में। मैकल पांडव वंश के बारे में अगर हम पढ़े तो मैकल का पांडव वंश क्या विस्तार मध्य प्रदेश के शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में था। इस वंश के प्रमुख शासकों में कौन आता था, भरत बल, जल बल और नाग बल, धरातल, ये जो थे क्या थे, प्रमुख शासक थे। तो इस वंश के प्रमुख शासकों में कौन आता था, भरत बल आता था, जल बल, नाग बल और कौन थे, धरातल थे। इस वंश की अधिक जानकारी इतिहास में हमको नहीं मिलती है। तो बस हमें ध्यान रखना है कि मैकल का पांडव वंश जो है ये शहडोल अनूपपुर क्षेत्र में था। और इसमें प्रमुख शासक कौन थे, भरत बल, जल बल, नाग बल और धरातल थे। इसके बाद हम अगले शासक की ओर देखते हैं या अगले वंश की ओर देखते हैं। अगला वंश हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा है, परिव्राजक वंश है। कौन सा वंश है, परिव्राजक वंश है। हम इसके बारे में देखते हैं परिव्राजक वंश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पन्ना जिले में इस वंश का शासन था। इस वंश के प्रमुख शासकों में देवादय, प्रभंजन और हस्तिन और संक्षोभ जो थे ये क्या थे, प्रमुख शासक थे। तो परिव्राजक वंश कहाँ देखने को मिलता है हमें, तो बुंदेलखंड में पन्ना जिले से इस वंश का शासन था। और इस वंश के प्रमुख शासकों में किनका नाम, देवादय, प्रभंजन, हस्तिन और संक्षोभ का नाम आता है। इसके बाद उच्च कल्प वंश की बात करें तो यह परिव्राजक राजवंश का पड़ोसी राज्य था। मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचेहरा क्षेत्र में इसकी शाखा थी। इस वंश के प्रमुख शासकों में ओघदेव, कुमारदेव, व्याघ्रदेव, जयनाथ और सर्वनाथ थे। तो उच्च कल्प वंश जो था ये परिव्राजक वंश का क्या था, पड़ोसी राज्य था। सतना जिले के उचेहरा क्षेत्र में इनका शासन था। और उच्च कल्प वंश के बारे में अगर बात करें तो ओघदेव, कुमारदेव, व्याघ्रदेव, जयनाथ और सर्वनाथ क्या थे, इस वंश के प्रमुख शासक थे। इसके बाद वकाटक वंश के बारे में देखें तो वकाटक वंश का जो हमको विस्तार देखने को मिलता है ये कहाँ देखने को मिलता है, विदिशा और पश्चिम बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। और वकाटक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, विंध्य शक्ति थे। कौन थे, विंध्य शक्ति थे। और इनके शासन का विस्तार जो हमें देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, विदिशा और पश्चिम बुंदेलखंड क्षेत्र में।
इसके बाद हम बात करते हैं नागवंश के बारे में। तो इस वंश का अल्पकालीन शासन विदिशा ग्वालियर में था। तो नागवंश का शासन कहाँ था? विदिशा और ग्वालियर में। इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? वृषनाग थे। नागवंश शासक भीमनाथ के सिक्के विदिशा से प्राप्त हुए हैं। तो नागवंश शासक भीमनाथ के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? विदिशा से। और इसके संस्थापक कौन थे? वृषनाग थे। और इस वंश का अल्पकालीन शासक हमें विदिशा और ग्वालियर में देखने को मिलता है। इसके बाद कारदामक वंश के बारे में बात करें तो इनका शासन उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों में था। इसकी स्थापना यशोमती ने की थी। किसने की थी? यशोमती ने। चस्टन, रुद्रदमन, रुद्र सिंह तृतीय इसके क्या थे? प्रमुख शासक थे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम मध्य प्रदेश से रिलेटेड गुप्त काल के बारे में देखेंगे और भी जो भी इंपॉर्टेंट हमें गुप्त काल से संबंधित और उत्तर गुप्त काल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। अगर आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।